और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महेश जोशी के बेटे पर दुष्कर्म का आरोप। रेगुलर एफआईआर में 0 एफआईआर बदल दी गई है। रेगुलर एफआईआर के मामले में अब दिल्ली पुलिस जांच शुरू कर रही है। जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी के खिलाफ 0 एफआईआर को रेगुलर एफआईआर में तब्दील कर दिया गया। अब इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस भी कर रही है। जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर लगे रेप के आरोप के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो कांग्रेस का कहना है कि एफआईआर दर्ज होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, लेकिन दोषी पाए जाने पर कार्रवाई जरूर होगी। अब इस मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। देखते हैं क्या है पूरा मामला। एफआईआर करने मात्र से कोई दोषी नहीं हो जाता। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, अगर वो दोषी पाया जाता है तो कांग्रेस पार्टी 100% कार्रवाई करेगी। हम भारतीय जनता पार्टी, मैं चाहता हूँ कोई एफआईआर अगर दर्ज होगी तो पुलिस इसकी निष्पक्षता के साथ में, गहराई के साथ में, सख्ती के साथ में जांच करे, सच्चाई को सामने लाए। मैं पूरे जीवन सत्य और न्याय के साथ रहा हूँ। इस मामले में भी और आगे भी किसी मामले में मैं उसी पक्ष के साथ रहूँगा जो न्याय पर सत्य का। राजस्थान के रोहित जोशी मामले में दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उस मामले को दर्ज कर लिया है। इस मामले में पहले 0 एफआईआर दर्ज किया गया था और चर्चा चल रही थी कि इस मामले को वापस सवाई माधोपुर जो थाना की जो पुलिस है बकायदा वहां भेजा जाएगा और वो वहां की पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी। लेकिन जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को देखा गया, जिस तरह से इस मामले में पीड़िता का बयान 164 के तहत बकायदा बयान जब दर्ज हुआ, तो उसके बाद देखा गया कि इस मामले में दिल्ली में इस केस की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उसके बाद सदर बाजार थाना की पुलिस इस मामले को दर्ज करके अब इस मामले में आगे की तफ्तीश के लिए जुट गई है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस के अगर सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में जो मुख्य आरोपी है रोहित जोशी को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद राजस्थान से उसे दिल्ली बुलाया जाएगा और दिल्ली में उससे पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से आरोप की बात करें, पीड़िता ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कि नशे के दौरान उसके साथ में दुष्कर्म करने का मामला, इसके साथ ही ब्लैकमेलिंग का मामला वो भी दर्ज कराया गया। इसके साथ ही अप्राकृतिक तौर पर यौन संबंध बनाने का जिस तरह से आरोप लगा है, इन तमाम मामलों पर की गंभीरता को देखते हुए उससे पूछताछ की जाएगी। जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा बढ़ता जाएगा, निश्चित तौर पर कई आरोपियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसमें कि मुख्य तौर पर रोहित जोशी जो है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो देखना लाजमी होगा कि इस मामले में अगली पूछताछ रोहित जोशी से कब होती है। निश्चित तौर पे इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जल्द ही रोहित जोशी को पूछताछ का नोटिस भेज सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। सितंबर के बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। संगठन के चुनाव में पार्टी अपनी एकजुटता दिखाने का भी दम भर रही है। दावा है कि पार्टी एकजुट है और सभी मिलकर 2023 की जंग में बीजेपी को टक्कर देंगे। संगठन में एकजुटता है और सभी कार्यकर्ता, सभी नेता लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं और सभी लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, उनके आग्रह हैं, उनका सम्मान किया जाएगा और उसके हिसाब से पूरे संगठन को पूरी ताकत दे करके कैसे अगले इलेक्शन में, अगले चुनाव में हम एक बार फिर से अपना तिरंगा लहराएं, इस दिशा में। आपको बता दें कि कांग्रेस में पिछले 2 साल से संगठन चुनाव का इंतजार हो रहा है। 2020 में पार्टी में आया संकट अब टलने के दावे किए जा रहे हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक उदयपुर के चिंतन शिविर में कांग्रेस अपने मजबूत किले राजस्थान को बचाने के लिए खास संदेश देगी, जिसके पहले संगठन की मजबूती का संदेश जरूर है। दिनेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान। मनरेगा की तर्ज पर IRGY, शहर में मिलेगी रोजगार की गारंटी। ये भी महत्वपूर्ण घोषणा है
जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से नरेगा चल रहा है उसी की तर्ज पे शहरों में भी नरेगा की तरह से कार्यक्रम चला जाएंगे। और जिनके पास रोज़गार नहीं है, जो रोज़गार चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष में 100 दिन का रोज़गार दिया जाएगा। शहरों में आमजन के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के मकसद से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की तमाम कवायद पूरी कर ली गई है। IRGY अर्बन को जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लॉन्च करेंगे। जिला कलेक्टरों को 15 मई 2022 तक पूरी कार्रवाई करने को कहा गया है। हर ULB वाइज हमने इसके एक एक्शन प्लान हमने बनाया है कि कितने लोगों को कितना काम दिया जाएगा। तो पूरा इसका प्लान बना लिया। अभी हम लोगों ने इसकी डिटेल गाइडलाइंस निकाल भी रहे हैं, जिसको मार्गदर्शिका कहते हैं, और सारे ULB इसकी अब एक बार हम लोग ओरिएंटेशन करने वाला है। घोषणा है ये 800 करोड़ रुपए की घोषणा है, और इसमें से 6% तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए, बाकी सब पूरा जो उसको रोजगार देने में लग जाएगा। आपको बताते हैं कि किन किन लोगों को इसके तहत रोजगार मिलेगा। योजना के मुताबिक आवेदक को शहरी आवास के आधार पर रोजगार उपलब्ध अंडरवेट होने से व्यक्ति लो इम्यूनिटी आया जाएगा। योजना में पात्र श्रमिकों को सूचीबद्ध करके जॉब कार्ड जारी किए जाएंगे। ई-मित्र सेंटर या नगरीय निकाय के जरिए उन्हें आवेदन करना होगा। रोजगार मांगने पर अधिकतम 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। शहरी निकायों में कुशल और अकुशल दोनों तरह का काम दिया जाएगा। राज्य सरकार की तय की गई न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के तहत कचरा संग्रहण, नाला सफाई, अवैध होर्डिंग पोस्टर हटाने और पर्यावरण संरक्षण जैसे कार्य दिए जाएंगे। इसमें ये कि जैसे कंस्ट्रक्शन के काम हो गए, बागवानी काम हो गए, पेंटिंग के काम हो गए, सफाई काम हो गए, हॉर्टिकल्चर के काम हो गए, बहुत उसमें हमने कैटेगरीज बना दी हैं, तो वो काम उनको देंगे। आपको बता दें कि इस योजना के जरिए वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में शहर में निवास करने वाले परिवारों को उनके मांगे जाने पर सालाना 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था की गई है। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को संबल प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने इस अहम योजना का खाका तैयार किया है। महेश दादीच, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और उसके लिए जी जान से मेहनत की जाए तो फिर मंजिल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। क्या प्रदेश के बिजली कटौती के लिए सिर्फ कोयला संकट ही जिम्मेदार है? और अगर कोयला संकट ही इसके लिए जिम्मेदार है तो इस संकट से निपटने के लिए पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए गए? यही सवाल प्रदेश की जनता पूछ रही है। यही बात बीजेपी भी सरकार से जानना चाहती है, लेकिन सरकार का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान का नहीं है। 45 के पार पारा बिजली कट से बेहाल। मरुधरा पर डबल अटैक। जब प्रदेश में तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा है, तभी बिजली के संकट ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। कोयला संकट को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन साफ है कि समय रहते समाधान न निकालने से मामला गंभीर हो गया। राज्य के पावर प्लांट में उत्पादन या तो ठप है या बेहद कम।
और करीब 2 महीने तक यही हालात बने रहने की आशंका जताई जा रही है। देश भर में बिजली की डिमांड जो है वो एकदम से बढ़ी है। ये राजस्थान का विषय नहीं है, पूरे देश में बिजली की मांग जो है एकदम से बढ़ी है। आपको बता दें कि प्रदेश में घोषित तौर पर 1 से 3 घंटे की कटौती चल रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में ये कटौती 10 से 12 घंटे की है। प्रदेश में औसत 25.25 करोड़ यूनिट प्रतिदिन की मांग है। अधिकतम मांग ने 29 करोड़ यूनिट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो मांग और उत्पादन में प्रतिदिन करीब 5 करोड़ यूनिट का गैप है। वहीं प्रदेश में 1970 मेगावाट की 5 थर्मल प्लांट में उत्पादन ठप है। तो बीजेपी इसी बहाने गहलोत सरकार पर हमला बोल रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इसे सरकार का मिसमैनेजमेंट बता रहे हैं। मैं सोचता हूँ बाकी राज्यों में भी आई, सबने अपनी अपनी व्यवस्था पहले से की, जिसके कारण से वहाँ हाहाकार नहीं मचा। हमारे यहाँ जो व्यवस्था इनको करनी थी, अब मुख्यमंत्री स्वयं छत्तीसगढ़ जाकर के मुख्यमंत्री से मिल भी आए और उसके बाद भी केंद्र से भी जाकर के मिल आए, लेकिन इस समस्या का समाधान उनसे हो नहीं। उसका कारण क्या है? ये समय पर पेमेंट नहीं करते हैं, इसके कारण से कोई इनको देने को तैयार ही नहीं होता। वहीं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री का तर्क है कि बिजली संकट सिर्फ राजस्थान में नहीं है, देश का बड़ा हिस्सा इस संकट से जूझ रहा है। पुनिया जी को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कटारिया साहब हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इसमें आपको सियासत नहीं करनी चाहिए और इसमें राजस्थान सरकार का आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि लंबे समय बाद कोल क्राइसिस आया है और बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है। बहरहाल तेज गर्मी के साथ बिजली की बढ़ती मांग और उत्पादन में कमी से हाल बेहाल है, लेकिन कोयला संकट भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या कोयला संकट पेमेंट ना होने के कारण उत्पन्न हुआ या इसका कोई और भी कारण है। जयपुर से न्यूज 18 के लिए लवली वाधवा की रिपोर्ट। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पानी बिजली संकट के साथ कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार को घेरा है। राठौड़ ने कहा, सरकार को 3 महीने पहले जो कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए था वो आज तक नहीं बन पाया। प्रदेश के 10 जिले जिनमें इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, उनकी हालत बदतर है। हालात ये हो चुके हैं कि यहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं और कानून व्यवस्था जर्जर हो रही है। सरकार पर से लोगों का भरोसा उठ चुका है। अंतर्द्वंद में फंसी सरकार को प्रदेश की कोई चिंता नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी 13 मई को आक्रोश रैली निकालेगी। सरकार को जो 3 महीने पहले कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए था, वो आज तक सरकार अपना कंटिजेंसी प्लान बना नहीं पाई। 10 जिले जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के से फीडेड जिले हैं, जिनमें इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है, की हालत तो बिल्कुल बदहाल है। उसमें मेरा खुद का जिला चूरू भी है। आज नहरबंदी के नाम पर 3-3, 4-4, 5-5 दिन में भी कभी थोड़ा सा पानी आता है। और इन सारी बातों को लेकर 13 तारीख को हम यहाँ आक्रोश रैली भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की हालात, जब बिजली नहीं, पानी नहीं और कानून व्यवस्था की जर्जरता है, सरकार का इस सरकार पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। सांसद दिया कुमारी ने टोंक में सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हर मोर्चे पर पूरी तरीके से विफल हुई है। प्रदेश में चल रहे बिजली संकट के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिया कुमारी ने कहा कि अब तो सरकार के मंत्री और उनके परिवारजन भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भी दिया कुमारी ने जमकर कटाक्ष किया। हर चीज में जीरो है कांग्रेस सरकार। ये पावर आप देखिए, इतनी बिजली कटौती कोई और प्रदेश में नहीं हो रही है। हर प्रकार से, चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, चाहे हम लोग गैस की बात करें, हर प्रकार से राजस्थान सबसे ज्यादा चार्ज कर रहा है। स्टेट वैट सबसे ज्यादा राजस्थान में है। कुछ भी नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। उन्होंने बहुत सारे वादे किए, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे, किसानों का कर्ज माफ होगा। इनमें से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जो हालत है राजस्थान की वो इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि अब संभालना बहुत मुश्किल है। बीजेपी अध्यक्ष का राजस्थान दौरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज सूरतगढ़ पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे विमान से सूरतगढ़ पहुंचेंगे। मानेकसर में पार्टी कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। 1 बजे संभाग स्तरीय बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे। एम्बियंस पैलेस में यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। 4 बजे सूरतगढ़ के प्राचीन रामदेव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचेंगे।
तो अब से कुछ ही देर में पार्टी अध्यक्ष, बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सूरतगढ़ पहुंच रहे हैं। विमान से वो यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम पार्टी के कार्यक्रमों में भाग लेंगे। यहां पर तमाम बड़े राज्य के बीजेपी के कद्दावर नेता पहुंच चुके हैं। सतीश पूनिया इस समय यहां पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और कुछ ही देर बाद यहां पर जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। तो आज बीजेपी अध्यक्ष का राजस्थान दौरा है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहले से सूरतगढ़ में मौजूद हैं। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। 1 बजे संभाग स्तरीय बूथ अध्यक्ष संकल्प सम्मेलन में शिरकत करेंगे और उसके बाद 4 बजे वो पूजा अर्चना के लिए भी रामदेव मंदिर पहुंचेंगे। जयपुर में गहलोत कैबिनेट की बैठक आज है। शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। 5:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। कांग्रेस के 9 संकल्प शिविर को लेकर बैठक में चर्चा संभव है। कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं की चर्चा भी संभव है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा हो सकती है। रोहित जोशी प्रकरण पर भी ये चर्चा हो सकती है। तो आज गहलोत कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। इस बैठक में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा होगी। रोहित जोशी प्रकरण को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। 9 संकल्प शिविर को लेकर यह चर्चा संभव है। कानून व्यवस्था, सांप्रदायिक तनाव पर यह चर्चा हो सकती है और कोरोना के बढ़ते मामलों को भी इस बैठक में उठाया जा सकता है। सीएचए धरना उम्मीदों का 40वां दिन। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना 40वें दिन भी जारी है। शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। संविदा कैडर में दोबारा शामिल किए जाने की मांग है। 12 मई को महापंचायत की तैयारी। तो आज पूरे 40 दिन बीत चुके हैं। इनका धरना जारी है। चालीस दिनों में लगातार इनकी मांग है। हालांकि अब 40 दिन बीत जाने के बाद भी किसी तरीके का कोई संवाद सेतु सरकार और सीएचए के बीच में नहीं बन पाया है। रीट परीक्षा का पेपर लीक मामला। जयपुर एसओजी की 2 टीमों का भीनमाल सांचौर में डेरा। रीट पेपर लीक प्रकरण से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी की प्लानिंग। चित्तलवाना इलाके में एक तस्कर की शादी में आरोपियों के आने की सूचना थी। 2 दिनों से एसओजी की टीम आरोपियों की तलाश में जुटी है। जिले के कई थानों में दबिश दे रही है। तो रीट पेपर लीक से जुड़ा हुआ यह मामला है। चित्तलवाना इलाके में आरोपियों के शादी में पहुंचने की जानकारी थी। 2 दिनों से एसओजी की टीम डेरा डालकर बैठी है। कई थानों में दबिश दी जा रही है और ये आरोपी रीट पेपर परीक्षा से जुड़े हुए हैं। ये वो तस्वीरें, ट्रैक्टर ट्रोला जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और उदयपुर में आग का तांडव देखने को मिला। स्लीपर कोच पे आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। बस सवार सभी यात्री समय रहते बाहर निकल गए। बड़ा हादसा होने से बच गया। नेपाल बॉर्डर से उदयपुर की ओर जा रही थी बस। सुखेर थाना इलाके के अम्बेरी पुलिया की यह घटना बताई जा रही है।
और ये वो तस्वीरें जहां पर इस स्लीपर में आग लगी है। गनीमत ये रही कि जैसे ही बस से धुआं निकलना शुरू हुआ, हल्की आग लगी, सभी सवारियां बस से नीचे उतर गई। भीषण हादसा हो सकता था, लेकिन सभी सवारियां नीचे उतर गई, लेकिन पूरी बस आग की चपेट में आ गई। भरतपुर में दो पक्षों के बीच झगड़े के दौरान जमकर पथराव हुआ, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। कसाई मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है। अलवर के बहरोड कस्बे के साई नगर में सोमवार की रात आपसी कहासुनी हुई, अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई। इस संघर्ष के दौरान एक रिटायर्ड फौजी ने धारदार हथियार से अपने बेटे और पत्नी पर हमला कर दिया। इस हमले में बड़े बेटे की मौत हो गई, जबकि एक बेटा और पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि यह परिवार साई नगर में रहता है और सोमवार की रात किसी बात पर इनके बीच बहस हो गई और फिर रिटायर्ड फौजी ने कुल्हाड़ी से अपने दोनों बेटों और पत्नी पर हमला कर दिया। इस हमले में बड़े बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। इसी हमले के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी पंजाब पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस उपाधीक्षक और एसएचओ सहित 14 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करवाया गया। इन पर किडनैपिंग का मामला दर्ज हुआ। पंजाब पुलिस के खिलाफ ये एफआईआर कोटा में दर्ज की गई। पंजाब पुलिस पर एक युवक की किडनैपिंग का आरोप लगाया गया। दरअसल पंजाब पुलिस अफीम केस में एक युवक को कोटा से उठाकर ले गई थी और उसकी गिरफ्तारी होशियारपुर से दिखाई गई, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए युवक के परिवार वालों ने कोटा में पंजाब पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पीड़ित परिवार का दावा है कि उनके बेटे का अपहरण कर उसे ड्रग्स के झूठे मामले में फंसाया गया। बूंदी निवासी निर्मल सिंह ने कुनाड़ी थाने में एफआईआर दर्ज करवाते हुए कहा कि उनके बेटे हरनूर सिंह का अपहरण कर पंजाब ले जाया गया और झूठे केस में उसे फंसाया गया। पंजाब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी होशियारपुर से दिखाई है। हरनूर सिंह मेरा इकलौता बेटा है, जो कि 7 मार्च 2022 को शादी पार्टी में जाने का बोलकर घर से गया। देर रात तक नहीं लौटने पर हमने संपर्क करने की कोशिश की। हरनूर सिंह का फोन बंद था। 8 मार्च 2022 को थाना ताड़ा में गुमशुद की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराकर जैसे ही थाने से बाहर निकले तो एक कॉल आई, जिसमें हरनूर सिंह ने बताया कि उसका अपहरण हो गया है। कुछ लोग उसको अपहरण करके ले गए और मोटी रकम की मांग कर रहे हैं। और उदयपुर में ग्रामीणों ने हथियारबंद बदमाशों को पकड़ा। कड़िया गांव में ग्रामीण रात्रि गश्त कर रहे थे। लंबे समय से चोरों से परेशान थे। 2 बाइक पर आधा दर्जन बदमाश गोगुंदा थाना इलाके की पूरी घटना बताई जा रही है। ये ग्रामीण रात्रि गश्त पर थे और हथियारबंद बदमाश इन्होंने पकड़े हैं। पिछले कई दिनों से गांव में चोरियों के मामले सामने आ रहे थे, जिसके चलते गांव वाले रात्रि गश्त कर रहे थे। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद ने करौली, जोधपुर समेत प्रदेश में पिछले दिनों भाईचारा खत्म करने की साजिश के तहत हुई घटनाओं पर चिंता जताई। मंत्री ने कहा कि करौली, जोधपुर सहित प्रदेश में गत दिनों हुई घटनाओं को लेकर आमजन को आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। जिम्मेवार लोगों को भाईचारा बिगाड़ने की बजाय मिल बैठकर समझाइश करनी चाहिए। पहचान है, आपसी सद्भावना, भाईचारा, वो एक अलग पहचान है। एक पूरे देश के अंदर राजस्थान और मारवाड़ की मिसाल दी जाती है। आज सभी धर्म जाति के लोग एक दूसरे के त्योहारों में जाना, एक दूसरे के शादियों में, गमी में जाना, एक एक व्यक्ति को एक एक घर में पड़ोसी कौन रहता है या दूसरे गांव में कौन रहता है, एक एक आदमी नाम से जानते हैं। और ये तो मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर राजस्थान ही ऐसा है जहाँ पर एक एक दूसरे व्यक्ति को सभी धर्मों को एक दूसरे जगह जाते हैं। पर उसके बाद में यदि आप किसी ऐसी चीज़ों को लेकर के कराते हो
तो मैं समझता हूँ इससे प्रदेश का और देश का माहौल बिगड़ेगा। और मैं तो ईश्वर से यही कहता हूँ कि ऐसे लोगों को आप सद्बुद्धि दें और माहौल देश प्रदेश का नहीं बिगड़े। भाईचारा जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है सदियों से, वो भाईचारा हमारा हमेशा बना रहे। और आज राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत साहब, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से इस माहौल को सुधारने का प्रयास किया। तमाम जो प्रशासनिक लोग हैं उनको निर्देश दिए, हमारी पूरी प्रशासन की टीम, चाहे पुलिस और प्रशासन की 24 आवर्स लगी रही, वहाँ पर लगातार काम करती रही, लोगों को समझाइश करती रही। तो आज बहुत बड़ा दंगे का जो रूप होता है वो रूप नहीं हुआ और आज पूरे प्रदेश के अंदर पीसफुल है, शांति व्यवस्था है। और ये शांति व्यवस्था मैं समझता हूँ अगले आने वाले दिनों तक बनी रहेगी। और मरुधरा में आग उगल रहा है आसमान। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। आज 13 जिलों में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी गई। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की लाइफलाइन के रूप में देखी जा रही ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। इस परियोजना के लिए पूर्वी राजस्थान के जिलों में अलग अलग अंदाज में जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सोमवार की रात दौसा जिले में ARCP के लिए जागरूकता के लिए एक अनूठी तस्वीर देखने को मिली, जब सोनड़ गांव में दूल्हा रवि सोनड़ ट्रैक्टर में सवार होकर अपनी दुल्हन को लेने के लिए सिंदौली गांव के लिए रवाना हुआ। दूल्हे ने ट्रैक्टर पर सवार होकर ही मंडप में एंट्री की। रवि ने कहा कि दौसा सहित आसपास की जमीन बंजर हो चुकी है, यहाँ ट्रैक्टर खेतों में चल नहीं पा रहे, जिसके लिए दरकार है पानी की। ऐसे में 13 जिलों की लाइफलाइन कही जाने वाली ARCP के लिए चाहे आंदोलन करना पड़े या सड़कों पर उतरना पड़े, सबको आगे आना होगा। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में तुंगा थाने में ACP की कार्रवाई हुई। तुंगा थाने का ASI ट्रैप हुआ। 10,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। ASI मुकदमे में मदद करने की एवज में वो ये रिश्वत मांग रहा था। तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के तुंगा थाने में एक ASI 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।